एपिसोड 93 प्यार वाली फीलिंग। अदिप ने अदा की आंखें बंद करते हुए कहा, अपनी आंखें बंद करके रखना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अदा खुशी से उछल पड़ी और अपनी आंखें खोलते हुए बोली, क्या सरप्राइज है? अदिप मुस्कुरा दिया और बोला, पहले आंखें तो बंद करो। अदा ने जल्दी से अपनी आंखों पर बच्चों जैसे हाथ रख लिए और बोली, अब खोलूं? अदिप ने मना किया और गाड़ी की डिग्गी के पास चला गया। अदा बार बार बोल रही थी, खोलूं खोलूं, और अदिप अभी नहीं बोल रहा था। अदा जल्द ही उदास हो गई क्योंकि 5 मिनट बीत चुके थे। अदिप ने उसको कुछ दिया नहीं। अदिप अपना काम फिनिश करके भाग के अदा के पास आया और उसको गोद में उठा लिया। तो अब अदा ने अपनी आंखें बिना बोले ही खोल ली और उदासी से बोली, कोई सरप्राइज नहीं है ना, आपने मेरा उल्लू बनाया। अदिप मुस्कुरा दिया और अदा को गाड़ी की बैक सीट पर लाके बैठाया और उसको एक बैग देते हुए बोला, इसको पहनो, फिर सरप्राइज मिलेगा। अदा मासूमियत से बोली, इसमें क्या है? अदिप ने बैग से एक बेबी पिंक कलर की फ्रॉक निकाली और अदा को दिखाते हुए बोला, इसको ऐसे ऊपर से पहनना, ओके, मैं बाहर खड़ा हूँ। अदिप फिर डोर बंद करने लगा तो अदा उसको रोकते हुए बोली, पर मैंने तो लोवर टॉप पहना है, फिर ये क्यों पहनना है? ऐसे ही दे दो ना सरप्राइज, अब वेट नहीं हो रहा। अदा ने ये सब बड़ी मासूमियत से कहा था। अदिप मुस्कुरा दिया और बोला, अगर सरप्राइज चाहिए तो चेंज करना पड़ेगा, तो जितना टाइम तुम लगाओगे उतनी देर से सरप्राइज मिलेगा। अदा ने फिर खुद ही डोर बंद कर लिया और चेंज करने लगी। अदिप मुस्कुरा दिया और वहीं गाड़ी से टेक लगा के खड़ा हो गया और अदा के बारे में सोचने लगा, अदा सरप्राइज देख के कितनी खुश हो जाएगी। आज वो अदा की रात यादगार बना देगा। अदिप सोच रहा था और अंदर अदा परेशान हो रही थी। वो हमेशा लोवर टॉप, जीन्स टॉप, नहीं तो नाइट सूट, नहीं तो कार्टून सूट पहनती थी। तो उसको पहले तो फ्रॉक पहनने में दिक्कत हुई, फिर उसको पीछे फ्रॉक की चेन कैसे बंद करें यही नहीं पता था। अदा को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो कार से बाहर ही आ गई, लेकिन अदिप अदा के ख्यालों में खोया हुआ था। वो अदा को देखता उससे पहले अदा अदिप के सामने पीठ देकर खड़ी हो गई और बोली, बॉस, इसको कैसे बंद करते हैं? अदिप अपने ख्यालों से बाहर आया तो जस्ट अपने सामने अदा की खुली पीठ देख के उसका गला सूख गया। ये क्या था? वो ख्यालों में क्या देख रहा था और उसको आंखों के सामने क्या देखने को मिल रहा था? गला सूखना तो स्वाभाविक था। अभी अपने हीरो को माउंटेन ड्यू की ज़रूरत महसूस हो रही थी। बेचारे अदिप ने कोई जवाब नहीं दिया तो अदा अदिप की तरफ घूमी और बोली, बॉस क्या हुआ, बोलिए ना। अदा को सामने से देख के तो जो बस अभी गला सूखा था, अब पूरा शरीर सूख गया। अब बड़ी वाली माउंटेन ड्यू की बोतल लगेगी रे बाबा। अब बेचारा अदिप क्या ही बोलता। उसकी बोलती तो अदा को देख के बंद ही हो गई थी और दिल स्पीड से भाग रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी हीरो का दिल अपनी जगह से हिल जाए और वो अदा को देखने मात्र से भगवान को प्यारा हो जाए, बस इसलिए अपना हीरो अपनी हीरोइन को गर्ल्स के जैसे कपड़े नहीं पहनाता। उसकी हीरोइन अपने लुक से उसको ही जान से मारने की साजिश रच देती है। इतना क्यूट कोई लगता है भला? अब अपना हीरो अपने भागते दिल को पकड़े या फिर जवाब दे। अपनी हीरोइन भी कम नहीं है सितम ढाने में। इतने से अपनी हीरोइन का मन नहीं भरा तो वो अदिप के और पास आ गई और उसके सीने पर अपना छोटा सा हाथ रख के बोली, बॉस। लो, हो गया कल्याण। अदिप की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसने अपनी आंखें भींच ली। एक तो अदा का ये लड़कियों वाला लुक, ऊपर से उसकी मीठी आवाज, मानो अदिप के दिल पर छुरे चला रही थी। अदिप को शांत और आंखें बंद किए देख के अदा बेचारी परेशान हो गई। वो तो बेचारी अदिप की फीलिंग से अनजान थी और अब परेशान सी उसका हाथ पकड़ के हिलाते हुए बोली, बॉस, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? अब बेचारा अपना हीरो क्या ही अपना हाल समझाता अपनी हीरोइन को, इसलिए उसने अपने आप को ही समझा लिया और अपने थूक से अपना गला गीला करके बोला, हाँ बोलो। अदा ने मासूमियत से कहा, बॉस, मैं इतनी देर से बोल ही तो रही हूँ, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। बोलते हुए अदा फिर अदिप की तरफ पीठ देकर खड़ी हो गई और बोली, बॉस, इसको कैसे बंद करूं, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। अदिप की फिर सांसें उखड़ने लगी। उसने तुरंत अदा को पकड़ के अपनी तरफ घुमा लिया और अपनी सांसें कंट्रोल करते हुए बोला, रुको, मैं बंद कर देता हूँ। अदा ने अच्छे बच्चों जैसे अपना सर हिला के कहा, हाँ जल्दी से कर दो ना, मुझे मेरा सरप्राइज चाहिए। अदिप ने गहरी सांस ली और अपने दिल को पकड़ के एक जगह पर बैठाया और अपने हाथ अदा के पीछे ले जाते हुए उसकी चेन बंद करने लगा। ऐसा करते टाइम अदिप अदा के काफी पास आ गया था। अदा का सर अदिप के सीने से लग गया था और वो अदिप की तेज जलती धड़कनें साफ सुन सकती थीं।
अदा बड़ी होती तो बस धड़कने सुन के अदिप के दिल में अपने लिए प्यार को जान जाती, लेकिन वो भी प्यार जैसी किसी चीज़ को नहीं समझती थी तो अदिप से बोल पड़ी, बॉस आपकी धड़कनें इतनी तेज़ क्यों चल रही हैं? क्या आप सांस नहीं ले पा रहे? क्या मैं आपको सीपीआर दूं? सीपीआर सोच के है बेचारे अपने हीरो के शरीर में करंट दौड़ गया। उसके हाथ काम गए और अदा की पीठ से छुए तो उसके दिल में और बेचैनी पैदा हो गई। अदिप के कान लाल पड़ गए थे और बेचैनी से माथे पर पसीना आ गया था। अदा ध्यान से अदिप के बदलते चेहरे के भाव देख रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था अदिप को हो क्या रहा है। अदिप में सिम्टम्स तो सांस रुकने वाले दिख रहे थे, माथे से पसीना निकलना, चेहरा लाल पड़ जाना, कुछ बोल ना पाना। अपनी अदा को लगा अदिप बोल नहीं पा रहा है, पर उसको सीपीआर की जरूरत है। लो, अब तो गया अपना हीरो। अदा ने जल्दी से कार का डोर खोला और अदिप का हाथ पकड़ के उसको अंदर धक्का दे दिया। बेचारा अदिप जो अपने दिल को मार मार एक एक जगह पर बैठने को बोल रहा था, वो अचानक से समझ ही नहीं पाया ये क्या हुआ, और अदा के धक्का देने से अदिप सीधा सीट पर गिर पड़ा। अदा भी जल्दी से किसी बिल्ली के बच्चे जैसे उसके ऊपर चल के आई और उसका मुंह दोनों हाथों से फाड़ के उसको सीपीआर देने लगी। आज तो अपने हीरो की समाधि बनना पक्की थी। अदिप की आंखें बड़ी हो गईं और दिल जिस खाई के पास गाड़ी खड़ी थी वहीं पर खड़े होकर अदा के प्यार ने सुसाइड करने को तैयार हो गया। बेचारा अपना हीरो अदा को सरप्राइज देने आया था और उसको यहाँ खुद सरप्राइज मिल रहा था, और ऐसा सरप्राइज कि फिर शायद वो आगे कोई सरप्राइज लेने लायक न रहे, क्योंकि अदा के सांसें देने से कोई फायदा था क्या? जितनी वो सांसें दे रही थी उससे कहीं ज्यादा अदिप अपनी सांसें रुकते महसूस कर रहा था। अदा का क्या था, वो तो अपना मुंह पोंछ के निकल ले, अपने दिल को सही जगह फिट करने में तो अपने हीरो की हालत पंचर हो जाएगी ना। अदा की मार और अदा का प्यार, भाई दोनों खतरनाक थे। बेचारा अपना हीरो कंफ्यूज आ जाता है, करे तो करे क्या, खुशी मनाई क्या फिर अपनी किस्मत पर रो दे। अपनी सीपीआर की काउंटिंग पूरी करके अदा अदिप से थोड़ा दूर हुई और बोली, बॉस अब आप सांसें ले पा रही हो? अदिप अपना मुंह खोले अदा को देख रहा था। बेचारे की इतनी हालत खराब हो गई थी कि अब तो उसका पसीना पानी जैसा बह रहा था। अदा ने अदिप की हालत देखी तो प्यार से उसके फेस पर फूंक मारते हुए बोली, बॉस लगता है आपको टीवी वाले सीपीआर की जरूरत है। अब तो गया जान से अपना हीरो। अदिप का दिल भागते हुए चिल्ला रहा था, नहीं, कुछ कुछ नहीं चाहिए, प्लीज तुम दूर हो जाओ मुझसे। पर अफसोस अदा के प्यार का मारा अपना अदिप मुंह से कुछ नहीं बोल पाया। अदा बस फिर अदिप को टीवी वाला सीपीआर देने वाली थी और अदिप की आंखें भी बंद हो गई थीं कि अदा के कानों में डॉग की आवाज पड़ी। अदा एकदम से डर गई और अदिप को छोड़ के इधर उधर देखने लगी। अदा अदिप से दूर हुई तो अदिप को कुछ सांसें आई, मानो आज एक डॉग ने अदिप की जान बचा ली। अदिप ने तुरंत अदा को अपने पेट से हटाया और उठ के तुरंत कार से बाहर आके मुंह खोल के लंबी लंबी सांसें लेने लगा। अदा ध्यान से अदिप को देख रही थी, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर चल क्या रहा है। लेकिन अदिप तो दिल से उस डॉग को थैंक यू बोल रहा था। अगर वो डॉग उसको मिल गया तो उससे हाथ जोड़ के थैंक यू बोलेगा। अब उसने अदिप की जान बचाई थी, थैंक यू बोलना तो बनता है ना बॉस। अदिप इधर उधर टहल के अपने दिल को शांत कर रहा था कि अदा फिर उछल के उसके सामने आ गई और बोली, बॉस मेरा सरप्राइज कहाँ है? अदिप ने अदा को देखा तो अपनी आंखें छोटी कर ली। अदिप का दिल तो था वो अदा से बोल दे, पहले मुझे नॉर्मल तो होने दो, तुमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं। पर बोलने से कोई फायदा था क्या? नहीं ना, बस इसलिए अपने हीरो ने कुछ नहीं कहा। प्र कि तभी फिर डॉग के भौंकने की आवाज आई। अदा डर से अदिप के सीने से लग गई। अदिप की धड़कनें फिर तेज हो गईं, लेकिन इस बार अदा ने अपने हीरो को छेड़ा नहीं, सीधा बोली, बॉस मुझे नहीं चाहिए सरप्राइज, मुझे घर जाना है। अदिप कुछ नॉर्मल हुआ और अदा को अपने आप से थोड़ा दूर करके बोला, क्यों, क्या हुआ? अदा डर से इधर उधर देखते हुए बोली, ये आवाज। अदा आगे कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन अदिप समझ गया अदा डॉग की आवाज से डर रही है। लेकिन अदा इतना भी क्यों डर रही है? आवाज तो बहुत दूर से आ रही थी। अदिप कुछ सीरियस होके बोला, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, डॉग यहाँ नहीं है। अदा तुरंत बोली, नहीं, मुझे घर जाना है। बोलते हुए अदा की हालत कुछ खराब सी होने लगी थी। अदिप को ये बात बड़ी अजीब सी लगी, लेकिन फिर उसने अभी इस बात को जाने दिया और अदा को घुमा के उसकी आंखें बंद की और बोला, अपना सरप्राइज देख लो, फिर चलते हैं। अदा मना करती उससे पहले अदिप अदा को आगे लेके जाने लगा और कुछ कदम चलने के बाद अदिप ने अदा की आंखों से हाथ हटाया तो अदा का सारा डर छू हो गया और उसके फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई।
सामने टेबल पर एयर बलून लगे थे और कैंडल्स के बीच एक केक रखा था जिस पर हैप्पी बर्थडे अदा लिखा था। चारों तरफ जुगनू उड़ रहे थे। अदा केक पर अपना नाम देख के खुशी से उछल पड़ी और अदिप से बोली, ये मेरे लिए है। अदिप ने अदा को पीछे से टाइट हग कर लिया और बोला, हाँ, तुमने पूछा था ना तुम्हारा बर्थडे कब होता है, तो आज तुम्हारा बर्थडे है। अदा ने सिर घुमा के अदिप की तरफ देखा और बोली, आज मेरा बर्थडे है? अदिप ने अदा के बालों में किस करते हुए कहा, हाँ, और फिर अदा का सिर आगे करके ऊपर किया तो आसमान में पटाखे फूटने लगे। अदा की आंखें चमक गईं। पहले आसमान में हैप्पी बर्थडे अदा लिखा, फिर अदा का फेस बन गया। अदा पागलों जैसे खुशी से उछलने लगी। अदिप अदा को देख के मुस्कुरा दिया और उसको पकड़ के फिर हग करते हुए बोला, केक कट नहीं करोगी? अदा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और केक कट करने लगी तो अदिप प्यार से उसके कान में बोला, हैप्पी बर्थडे माय सब्जेक्ट। अदा मुस्कुरा दी और केक कट करके अदिप की तरफ थोड़ा सा घूमी और उसको केक खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अदिप ने भी केक खा लिया और बोला, अभी तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। लेकिन तभी अचानक जोर से बारिश होने लगी। अदिप ने अदा का हाथ पकड़ा और बोला, जल्दी चलो, तुम भीग जाओगी। लेकिन अदा अदिप को रोकते हुए प्यार से बोली, बॉस, बारिश में भींगे बहुत मजा आएगा, भीगते हैं ना? अदा के चेहरे पर खुशी देख के अदिप उसको मना नहीं कर पाया। अदिप ने अदा का हाथ छोड़ दिया तो अदा अपने हाथ फैला के बच्चों जैसे उछलने लगी। अदिप भी खड़ा बारिश में भीगते हुए प्यार से अदा को देख रहा था। पिंक कलर की फ्रॉक पहने अदा किसी बेबी गर्ल जैसी लग रही थी। ऊपर से बारिश में भीगते हुए अदा और भी लुभावनी लग रही थी। अदिप का दिल प्यार से धक धक कर रहा था। आज लगता था सभी उसकी जान सुखाना चाहते थे, तभी तो ऊपर वाला भी उसके दिल पर चोट मारने के लिए बारिश कर रहा था। उसके आगे और भी प्लान थे, लेकिन बारिश ने सब खराब कर दिए थे। लेकिन अदा को ऐसे देखना भी किसी सरप्राइज से कम नहीं था। अदा को देखते हुए अदिप के कदम अपने आप उछलते हुए अदा की तरफ बढ़ गए। अदिप अदा के पास आया और उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींच लिया। अदा अदिप के सीने से आके टकरा गई। अदा ने वैसे ही अदिप के सीने से लगे हुए कहा, क्या हुआ बॉस? अदिप अदा में खोस आ गया था। भीगा हुआ पूरा फेस, आंखों से टपकता पानी, गीले होंठ, अदिप का गला फिर सूख सा गया। लेकिन अदिप को शांत देख के अदा बोली, बॉस, आज मेरा बर्थडे है, आप मेरे साथ डांस करोगे? अदिप अदा में खोए हुए अपनी पलकें झपका दी। अदा खुश हो गई, लेकिन तुरंत ही उसके फेस पर उदासी आ गई और वो बोली, डांस कैसे करेंगे? गाना तो है ही नहीं। अदिप कुछ नहीं बोला, बस अपने पैर से जूते निकालने लगा। अदा ने नासमझी से अदिप को देखा। अदिप ने फिर अदा को गोद में उठाया और उसके भी जूते निकाल दिए और अदा को अपने पैरों पे खड़ा करके अदा का सिर अपने सीने पर रखा और अदा को हग करते हुए बोला, फील दिस, और बिना किसी म्यूजिक के अपनी धड़कनों की बीट पर नॉर्मल सा कपल डांस करने लगा। अदा अदिप की इस बार और तेज चलती धड़कनें आराम से सुन पा रही थी। उसने अपना सिर उठा के अदिप को देखा तो इस बार उसके फेस पर बेचैनी नहीं थी, उसकी आंखें बंद थीं और फेस पर प्यार भरी मुस्कान। अदा भी मुस्कुरा दी और उसने भी अदिप को हक करके आराम से उसके सीने पर सिर रख के अपनी आंखें बंद कर ली। अदा बिल्कुल अदिप की कॉपी कर रही थी, लेकिन वो अदिप की स्वीट सी प्यार वाली फीलिंग से अनजान थी। वो तो अदिप को देख के बस ऐसे ही खुश थी और अदिप बस अदा को अपने पास महसूस करके खुश था। इस बिना कुछ कहे प्यार वाली फीलिंग की बात ही कुछ और थी। इस प्यार को, इस फीलिंग्स को दुनिया की किसी चीज़ से कंपेयर नहीं किया जा सकता था। लेकिन कोई था जो इस प्यार में आग लगाने की तैयारी में था। वो था चीफ, जो इतनी बारिश में भी अपनी शक्ल से आग उगल रहा था। चीफ ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए थे और वहीं लगे पेड़ पर मार मार के अपना हाथ भी जख्मी कर लिया था। अदा और अदिप की नज़दीकियां उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। चीफ सामने से कुछ नहीं कर सकता था तो गुस्से में अदिप को देखते हुए बोला, तेरा बर्थडे है ना आज, तो आज मैं तुझे तेरी लाइफ का सबसे हसीन गिफ्ट दूंगा, जिसे तू चाह के भी नहीं भुला पाएगा। क्या गिफ्ट देगा चीफ अदिप को? क्या होने वाला है कोई बड़ा हादसा? जानने के लिए पढ़ते रहिए माई चैलेंजिंग वाइफ। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना न भूलें। चैप्टर 94, बस मुझे आपसे दूर नहीं जाना। अदिप और अदा हग किए हुए डांस कर रहे थे कि फिर डॉग की आवाज़ आई, लेकिन इस बार थोड़ी पास से। अदा जो सुकून से अदिप के सीने पर सिर रखे थी, वो डर गई। वो भी इतनी तेज कि ऐसे चीखी कि अदिप तक डर गया।
अदा ने डर से कांपते हुए अदिप को और कस के पकड़ लिया था। उसके नाखून अदिप की पीठ पर गड़ रहे थे। अदिप ने भी थोड़ी घबराहट से अदा से पूछा, अदा, क्या हुआ? अदा डर से कांप रही थी, तो कुछ बोली नहीं। अदिप ने अदा को अपने आप से थोड़ा दूर करने की कोशिश की, तो अदा और कस के अदिप से चिपक गई और बोली, बॉस, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आवाज़, प्लीज़ बॉस, घर चलो ना। अदा इतनी डरी थी कि अदिप उसको मना नहीं कर पाया और वैसे ही गोद में उठा के कार के पास लाया और बोला, अदा, गाड़ी में बैठो। अदा ने अपना सिर ना में हिला दिया और बोली, मुझे डर लग रहा है। अदिप, पर अभी तो आवाज़ नहीं आ रही है और तुम गोद में रहोगी तो मैं ड्राइव कैसे करूंगा? अदा और कस के अदिप के गले में मुंह छुपाते हुए बोली, मुझे नहीं पता, बस मुझे आपसे दूर नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब अदिप को अजीब लगने लगा और उसने अदा से पूछ लिया, पर तुम इतना डर क्यों रही हो? अदा, मुझे नहीं पता, बस मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी खाल नोच लेगा आके। अदिप थोड़ा शॉक हो गया। कहीं अदा की याददाश्त जाने से पहले अदा के साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ जिससे वो डॉग से डर रही है? अदा को कुछ याद नहीं, लेकिन उसके दिमाग के एक कोने में वो आवाज़, उससे रिलेटेड डर अभी तक वसा है। अदिप ने फिर अदा से कुछ नहीं कहा और उसको गोद में ही लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। थोड़ी दूर पर खड़ा चीफ मुस्कुरा रहा था। उसने फिर एक बटन दबाई तो डॉग की आवाज़ निकली। तो इस बार अदा ने डर से अदिप की नेक पर काट लिया। अदिप चीख पड़ा और जल्दी से कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। चीफ ने वो रिमोट वहीं गुस्से में पटक दिया और बोला, ये डर मैंने दिया है तुमको। तुम मर सकती हो पर ये डर कभी नहीं भूल सकती। अब यही डर अदिप को जीते जी नर्क के दर्शन करवाएंगे। अदिप ड्राइव कर रहा था, लेकिन अदिप के लिए इतना आसान नहीं था ड्राइव करना। एक तो अदा ने उसको गर्दन में जोर से काट लिया था, ऊपर से उसकी गर्दन से इतनी जोर से चिपकी थी कि बेचारा अदिप अपना सिर तक नहीं हिला पा रहा था। ऊपर से इतना दर्द कम था कि अदा अब अपनी हरकतों से उसके दिल पर सितम ढा रही थी। अदा पहले डर से कांप रही थी, फिर ठंड से कांपने लगी, जिससे उसकी सांसें अदिप की गर्दन पर लग रही थीं। अदिप ने गाड़ी साइड लगाई और अदा से कहा, वो अपने पहले वाले कपड़े पहन ले। लेकिन डर की वजह से अदा अदिप से दूर नहीं होना चाहती थी। ऊपर से ठंड से अब अदा के होंठ तक कांपने लगे थे, जो अदिप की गर्दन से छू रहे थे, जिससे अदिप को अपने दिल की धड़कनें फिर बढ़ती हुई महसूस हो रही थीं। ये अदा नामक क्यूटनेस की दुकान एक मौका नहीं छोड़ती है अदिप को छेड़ने का। बेचारे ने क्या क्या प्लान बनाए थे। सारी रात अदा के साथ बिताएगा अकेले में, उसको वो हर खुशी देगा जो शायद अदा को कभी उसके बर्थडे पर ना मिली हो। पर पहले अदा की क्यूटनेस ने उसे बेचैन किया, फिर बारिश ने सारा प्लान चौपटिया दिया। फिर भी अपने हीरो ने जुगाड़ बैठा के कुछ मूवमेंट बनाने की कोशिश की तो ये डॉग का बच्चा बीच में आ गया। पहले जिस डॉग को थैंक यू बोलने का मन था, अब उसको मारने का दिल था अदिप का। अब तो जानवर भी उसके लव लाइफ के दुश्मन बन गए हैं। अच्छे खासे डांस की बैंड बजा दी। इतना अच्छा फील कर रहा था अदिप। आज तो अदा भी शांत थी, उसको सवाल पूछ पूछ के परेशान नहीं कर रही थी। पर हट यार, कोई उसको अदा के साथ अकेले में इल्लू इल्लू नहीं करने देता। एक तो अदा एक बच्ची जिसके साथ वो इश्क लड़ा रहा है। कितना मुश्किल है एक बच्ची से इश्क लड़ाना। कोई अपने हीरो के दिल से पूछो कैसा फील होता है जब सामने वाला प्यार की कदर करना तो छोड़ो, दिल की कैंडी खोल के खा जाता हो और डकार भी ना लेता हो। बेचारा अपना हीरो जैसे तैसे अपनी बेचैनी को झेलते हुए घर पहुंच ही गया, पर अदा ठीक ही चिंगम के जैसे उससे चिपक गई थी, उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगता है जब तक अदिप का दिल उछाले मार के बाहर नहीं आ जाएगा और अदा उसको देख के उसके ऊपर उछल कूद नहीं कर लेगी, तब तक ना छोड़ेगी अदिप को। अदिप भी बेचारा क्या करता, अदा को गोद में उठाए घर के अंदर आया तो उसको कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आज हॉल की लाइट बंद थी, चारों तरफ अलग सा सन्नाटा महसूस हो रहा था। अदिप हाथ बढ़ा के लाइट ऑन करता, उससे पहले जन्या और तन्या उसके साइड से आए और पार्टी बॉम्ब फोड़ते हुए चिल्ला के बोले, हैप्पी बर्थडे। तभी हॉल की लाइट ऑन हुई और तन्या ने केक लिया और अदिप के मुंह में मार दिया, लेकिन केक अदा के मुंह में चिपका। पार्टी बॉम्ब की आवाज से अदा अदिप से दूर हुई थीं और हैप्पी बर्थडे सुन के खुश होते हुए सामने देखा था कि तन्या ने उसका हैप्पी बर्थडे कर दी। अदा के मुंह में केक चिपका तो सभी सीरियस हो गए। दिशा और रिद्धिमा भी वहीं खड़ी थीं। तन्या ने अदिप को देखा, जो उसी को आंखें छोटी करके देख रहा था। तन्या ने बेचारों सा मुंह बना लिया और बोला, सॉरी यार, मुझे नहीं पता था गिलहरी तेरी गोद में है, मैं तो तुझे हैप्पी बर्थडे विश कर रहा था।
अधिप कुछ बोलता उससे पहले अदा अपने मुंह से केक पोंछते हुए अधिप की गोद से कूद पड़ी और तन्या से बोली, क्यूट तन्या, आज बॉस का भी बर्थडे है। तन्या अदा को देख के मुस्कुरा दिया और उसके गाल पर लगी क्रीम को उंगली से लिया और खाते हुए बोला, हाँ, पर बॉस का भी तुमने ऐसे क्यों पूछा? तनय ने अदा के फेस से लेकर केक खाया तो अधिप के दिल में आग लग गई। अब बेचारी की बेचैनी बढ़ी दो, लेकिन तनय को मारने के लिए। लेकिन वो तनय को कूटता उससे पहले अदा खुशी से उछल पड़ी और बोली, आज तो मेरा भी बर्थडे है, देखो बॉस ने मुझे ये ड्रेस गिफ्ट में दी, मैंने केक भी काटा, डांस भी किया। अदा ने पूरी अधिप की प्यार भरी कहानी सबको सुना दी। जन्या और तनय गुस्से में अधिप को देखने लगे। वो इतना तो समझ गए थे अदा का जन्म कब हुआ उसको नहीं पता, तो अधिप ने अपनी बर्थडे डेट अदा की बर्थडे डेट बना दी। लेकिन अदा उनकी भी कुछ थी, अकेले अकेले अधिप अदा का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर सकता है? तनय और जन्या दोनों ने अधिप का सिर पकड़ा और जो केक जमीन पर गिरा था उसमें मसलते हुए बोले, तेरे ज्यादा चढ़ी है, हमको बच्चे के सेलिब्रेशन से दूर करना चाहता था। बताओ यार, जहां अपना हीरो तने को मारने की सोच रहा था, अब खुद पीट रहा था। बेचारे को तो कुछ बोलने का मौका तक नहीं मिला। दिशा और रिधिमा खड़ी तीनों को देख के मुस्कुरा रही थी, लेकिन अपनी अदा उसके पास दिमाग कुछ ज्यादा ही था। अरे मतलब नहीं था, तभी तो उल्टी दिशा में चलता था। अदा को लगा जब किसी का बर्थडे होता है तो केक ऐसे ही मार के बर्थडे मनाते हैं। अदा सोचने लगी उसको भी अपने बॉस को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहिए, उसके बॉस ने उसको इतना अच्छा गिफ्ट दिया। अदा इधर उधर देख के सोच रही थी कि उसकी नज़र सोफे के पास रखी टेबल पर गई, जहां एक और बड़ा सा केक रखा था। अदा भाग के गई और केक उठा के लाई, और कोई कुछ समझता अदा क्या करने वाली थी उससे पहले अदा अधिप की पीठ में बैठ गई और उसके सिर के ऊपर पूरा केक मल के बोली, हाँ भी बर्थडे बॉस। बेचारा अधिप सफ़ेद भूत बन गया, उसकी तो आंखें तक नहीं दिख रही थी। उसकी ऐसी हालत देख के तनय और जन्या ने उसको छोड़ दिया और हंसने लगी। अधिप ने घुमा के अदा को अपने बगल में लेटाया और अपना सिर अदा के सिर से रगड़ने लगा। अदा चिल्ला पड़ी, अरे मेरे बालों में क्रीम लग जाएगी, छोड़ो मुझे। सभी दोनों को देख के हंस दिए। अधिप ने अदा के ऊपर बालों में अपने बालों से क्रीम लगा दी, फिर उससे दूर होते हुए बोला, तुम बहुत उछल रही हो ना, तुम रुको जरा। अदा के बाल खींचने से उसको सिर में दर्द होने लगा था तो उसने मुंह बना लिया था। अधिप खड़ा हुआ और अदा को खड़ा करके बोला, आज तुमको मैं क्रीम में ही डुबो देता हूँ। अदा ने बच्चों जैसा मुंह बना लिया और तने का हाथ पकड़ के बोली, क्यूट तने, प्लीज हेल्प मी। तने जो अभी तक अधिप की चीड़ देख के हंस रहा था, उसने अदा का हाथ पकड़ के अपने पीछे कर लिया और बोला, हे, मेरी गिलहरी को हाथ मत लगाना। अधिप ने तने को घूर के देखा, फिर बोला, तुझे तो लगा सकता हूं ना। तने बेचारा कुछ समझता उससे पहले अधिप ने उसको पकड़ा और नीचे फैली क्रीम पर उसको लेटा के लात मारते हुए बोला, शुरू तूने किया था ना, अब चाट। सभी तने को देख के हंसने लगे। अदा को भी तने को देख के बड़ा मजा आया। तने जमीन पर रोल हो रहा था। एक साइड से अधिप लात मार रहा था तो दूसरे साइड से जन्या। अदा ने भी आज तने को देख के अपना पैर साफ कर ही लिया। वो भी तने को लात मार के उसको जन्या की तरफ लुढ़काने लगी। तने, जो पहले से चिल्ला रहा था, वो अदा को मारते देख रोने लगा और बोला, गिलहरी, तुम तो ना मारो, मैं तुमको बचा रहा था। लेकिन अदा तो अदा थी, उसको जिस काम में मजा आता था वो जरूर करती थी। बेचारा तने हर बार के जैसे इस बार भी सबकी लातों का बकरा बन गया था। बेचारी दिशा खड़ी सोच रही थी वो भी एक दो जमा दे तने के, शायद तने को उसका प्यार दिखाई दे। लो भई, लात मार के प्यार दिखाना, ये एक नया प्यार दिखाने का तरीका निजात किया था दिशा ने। पर शायद अदा ने अपनी भाभी माँ के दिल की आवाज़ सुन ली और वो दिशा के पास भाग के आई और उसका हाथ पकड़ के तने के पास लाई और बोली, भाभी माँ, आप भी मारो, क्यूट तने को बॉल बनाने में बड़ा मजा आ रहा है। अब तो किस बात की देर थी, नेकी और फिर काहे का पूछ पूछ। भाई, दो मिला के तो दिशा ने भी तने को सच में फुटबॉल समझ के जोर से किक मारी। बेचारा तने जोर से चीख पड़ा। सभी रुक गए और दिशा को देखने लगे। तो दिशा ने बेचारों सा मुंह बना लिया, पर आज वो अपने दिल की बात बोल देना चाहती थी, इसलिए बिना डरे बिना शर्माए बोली, मेरा हाल अधिप जी जैसा है, जैसे अदा इनकी फीलिंग्स नहीं समझती, ये मेरी फीलिंग्स ही नहीं समझता, जबकि इसका दिमाग एकदम ठीक है।
दिशा की बात सुन के अदिप और जन्या ठहाके मार के हंस दिए और तने के बैक पे जोर से मारते हुए बोले, तो फिर कर दो साफ। उनका बोलना था कि दिशा और अदा दोनों तने का बैक साफ करने पे तुल गईं। बेचारा तने हाथ जोड़ के बोला, छोड़ तो माता, माफ कर दो, बैक से कौन फीलिंग समझता है। बेचारा तने बोलता रह गया, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला था क्या। आज फिर बेचारे का बैग सूज गया था और सुजाने वाली उसकी क्यूट गिलहरी और उसकी छिपकली थी। क्या करेगा चीफ? क्या चल रहा था चीफ के दिमाग में? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय चैलेंजिंग वाइफ। हेलो दोस्तों, यार इतने कम कमेंट, यार कसम से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इतने कम कमेंट देख के। लाइक भी बहुत कम आते हैं। कमेंट नहीं तो लाइक तो कर ही सकते हो। एपिसोड 95, तुमको मुझसे इतना प्यार है। तने बेचारा मार खा रहा था और अदा और दिशा उसके मजे ले रही थी कि तभी रिधिमा के हाथ में एक तेज दर्द उठा और वो चीख पड़ी। सभी रुक गए और रिधिमा की तरफ देखने लगे, जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तने को बच के भागने का मौका मिल गया। तने खड़ा हुआ और भाग के रिधिमा के पास आया और उसको हग करते हुए बोला, बहन, मुझे पता ही नहीं था तुमको मुझसे इतना प्यार है। मार मुझे पड़ रही है और दर्द तुमको हो रहा। हाय, इसे प्रेम बोलते हैं। चलो, कोई तो मिला जो मुझसे सच्चा प्यार करता है। सभी तने को देख रहे थे। दिशा का तो मुंह बन गया था। उसका मन तो था वो तने के 2-4 और लगा दे। वो क्या प्यार नहीं करती तने से? लात खाने के बाद भी नहीं समझा। लगता है तोप में बैठा के उड़ाना पड़ेगा, तब जाके इस तने नामक गधे को समझ आएगा। दिशा के प्यार को छोड़ के नालायक को सबका प्यार दिखता है। दिशा मुंह बनाए सोचते हुए तने को देख रही थी, लेकिन बाकी सबका भी वही हाल था, खासकर रिधिमा का। रिधिमा के हाथ में बेतहाशा दर्द हो रहा था। ऊपर से तने और उसके गले आके पड़ गया कि एक और झटका रिधिमा को लगा और रिधिमा चीख पड़ी, पर इस बार तने के कान में। तने का कान सुन पड़ गया और वो भी रिधिमा से दूर होते हुए चिल्लाने लगा। सभी ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। जन्य फिर चिढ़ के तने के पास आया और उसका टकला बजाते हुए बोला, चुप, क्या मंजुलिका के जैसे चीख रहा है? रिधिमा और तने दोनों ने चीखना बंद कर दिया था। जन्य फिर रिधिमा को घूरते हुए बोला, और तुमको दौरे पड़ रहे हैं क्या? या फिर गले में कुछ फंसा है जो साफ कर रही हो? अगर ऐसा है तो बता दो, बांस डाल के अंदर धकेल देता हूं। रिधिमा ने मुंह बना लिया। उसकी आंखों में अभी तक आंसू थे, लेकिन वो अपना दर्द किसी को नहीं बता सकती थी, इसलिए चुपचाप भागते हुए अपने रूम में चली गई। तने भी जन्ने को मुंह बना के देख रहा था। जन्ने तने को घूरते हुए बोला, ऐसे क्या घूर रहा है? तने अपनी आईब्रो सिकोड़ के बोला, मैं तुझे मंजुलिका लगता हूं? जन्य, ओ सॉरी, जल्दबाजी में जेंडर का ख्याल रखना भूल गया। तुम मंजुलिक का बाप लगता है अब खुश? तने बोला, क्या मैं तुझे बाप लगता हूं? अभी तक मेरी ठीक से गर्लफ्रेंड तक नहीं बनी। बच्चे कहाँ से होंगे? पहले गर्लफ्रेंड तो बनने दे, फिर शादी, उसके बाद बच्चे। बहुत लंबा प्रोसेस है भाई। तने ने बिना सोचे बोल तो दिया था, लेकिन सभी सीरियस हो गए थे और दिशा की तरफ देख रहे थे, जिसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। जन्ने को दिशा की तरफ देखते देख तने ने भी नजरें घुमा के दिशा की तरफ देखा तो अपने मन ही मन चपत लगा दी और खुद से ही बोला, क्या यार, बोलने से पहले सोच लिया कर, अब बेकार में इमोशनल ड्रामा फैलेगा। तने सोच रहा था दिशा अभी रायता फैलाएगी, लेकिन दिशा कुछ नहीं बोली और सीधा अपने रूम में चली गई। जन्ने और अधिप दोनों ने अपना सिर ना में हिला दिया। तने दोनों को देख के बोला, क्या ऐसे साइलेंट लुक पास मत करो, निकल गया मुंह से। वैसे भी उसने जबरदस्ती मुझसे शादी की है, मैंने उससे शादी नहीं की। अधिप ने गहरी सांस ली और अदा को अपनी गोद में उठा के अपने रूम में ले जाते हुए तने से बोला, इला से अच्छी है। तने अधिप की तरफ देखने लगा। जन्ने भी बोला, कम से कम तेरा काट तो नहीं रही है? तने ने फिर जन्ने की तरफ सिर घुमा के देखा और बोला, तू तो ज्ञान ना दे मुझे। जन्य, ज्ञान नहीं दे रहा हूं, बस बता रहा हूं, बाकी तेरी लाइफ है, तू देख। तुझे तेरा काटने वाली के साथ रहना है या फिर तेरे साथ रह के काटने वाली के साथ, बोल के जन्ने चला गया। तने वहीं जमीन पर बच्चों जैसे बैठ गया और बोला, यार मेरी कोई फीलिंग्स ही नहीं समझता, ऐसे ही प्यार हो जाता है क्या? तभी पीछे से दिशा की आवाज आई, तू कैसे होता है? तने ने सिर घुमा के दिशा को देखा और अपने फोरहेड पर हाथ रख के बोला, यार प्लीज, मेरा मूड ऑफ हो चुका है, तुम इमोशनल ड्रामा फैला के मेरे दिमाग की लस्सी मत बनाना। दिशा तने के बगल में आके बैठ गई और बोली, नहीं बनाऊंगी, तुम बोलोगे तो अभी चली भी जाऊंगी। तने दिशा को तिरछी नजरों से देखने लगा। दिशा तने को देखते हुए बोली, बस मुझे इतना बता दो, क्या है तुम्हारी फीलिंग्स? तने शांत पड़ गया और सोचने लगा, क्या है उसकी फीलिंग्स? उसको कुछ समझ नहीं आया, तो दिशा खुद ही बोली, मैं अपनी फीलिंग्स बताऊं? तने ने फिर सिर घुमा के दिशा को देखा तो दिशा ने तने का हाथ पकड़ा और तने के हाथ में वो झुमके रख के बोली, ये है मेरी फीलिंग्स। तने ने झुमके देखे तो अजीब सा मुंह बना लिया। उसको वो झुमके याद ही नहीं थे, तो वो दिशा से बोला, तुमको झुमके चाहिए? दिशा के फेस पर गुस्सा आ गया। तने अपना सिर पीटते हुए बोला,
हे भगवान, बस एक झुमके के लिए इतना बवाल। फिर दिशा तरफ देखकर बोला, तुम कल मेरे साथ चलना, तुमको ऐसे सोने के झुमके दिला दूंगा, वो भी एक नहीं, जितने जोड़ी तुमको चाहिए होंगे ले लेना, बाकी कुछ और भी चाहिए हो तो ले लेना। तने की बातें सुन के दिशा का मन तो किया वो तने के मुंह में झुमके घुसा दे, पर फिर भी तने को समझ नहीं आता। इसीलिए दिशा चिढ़ उठी और बोली, तू सिंगल ही मरेगा, और कोई गलती से दूसरी पट भी गई तो तेरा और उसका दोनों का कत्ल करके जेल चली जाऊंगी। बोल के दिशा गुस्से में पैर पटक के चली गई। तने ने अपना मुंह हैरानी से खोला हुआ था। ये दिशा को भूत प्रेत आते हैं जो वो तूताड़क पर उतर आती है। बेचारा तने किसी दिन अच्छे से मार खाएगा तभी शायद उसको अक्ल आए, लेकिन देखा जाए तो उसकी गलती भी नहीं है। झुमके कौन याद रखता है, एक जैसे बहुत से मार्केट में मिलते हैं। अब बेचारा भूल गया, अब वो क्या ही करे, शायद एक बार और सिर फूटे तो याद आ जाए। तने मुंह बना के बैठ गया और गुस्से में झुमके साइड रख के बोला, अजीब लड़की है, लात मार के बोलती है प्यार करती है, ये कैसा प्यार है, सूजा दिया, हाय अभी तक दुख रहा है। बोलते हुए तने ने अपने बैग पर हाथ रख लिया, फिर बोला, अब सीधा मारने की धमकी देकर गई है, इसको प्यार भी है मुझसे, समझ ही नहीं आता, कभी ठीक से कुछ बताती ही नहीं है। मैं क्या ही समझूं, मैं क्या कोई डॉगी हूं जो कोई भी आया और दो मीठे बोल दिए तो दुम हिलाने लगूं। प्यार करती है, क्यों करती है, कैसे करती है, कुछ नहीं बताया मुझे। प्यार करती हैं ये लाइन तो वो मुझे जब से मिली है तब से बोल रही हैं। क्या एक बार देखने में प्यार हो जाता है, बकवास। पक्का ये भी मेरा मीठा बन के काटने का सोच रही हैं, पर इस बार अपना कटने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ जन्या रिद्धिमा के रूम में आया तो रिद्धिमा बेड पर पेट के बल लेटी थी और उसकी आंखें बंद थी। जन्ने को रिद्धिमा पर शक और बढ़ गया था। रिद्धिमा का ऐसे अचानक चीखना कुछ समझ नहीं आया था जन्ने को, इसीलिए जन्या रिद्धिमा के रूम में आया था उससे बात करने। जन्ने ने सीधा रिद्धिमा का हाथ पकड़ लिया और उसको खींच के उठा के खड़ा करते हुए बोला, ये क्या नाटक चल रहा है। रिद्धिमा चौंक गई। जन्ने फिर बोला, बोलो क्या बात है जो तुम छुपा रही हो। रिद्धिमा घबरा गई। जन्ने ने उसको दोनों बाजू से पकड़ा और बोला, बोलो वरना तुम्हारी मरी बॉडी बोलेगी। रिद्धिमा को फिर हाथ में झटका लगा, उसने दर्द से होठ भींच लिए और जन्ने को शक न हो इसलिए उसके सीने से लग गई। जन्ने शॉक हो गया और रिद्धिमा को अपने से दूर करना चाहा, लेकिन रिद्धिमा ने और कस के जन्ने को पकड़ लिया और बोली, बहुत दिन से कहना चाहती हूं पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही। जन्ने ने अपनी आईब्रो जोड़ ली और बोला, अपनी बकवास दूर रह के करो। रिद्धिमा के हाथ में दर्द अब बंद हो गया था, पर वो जानती थी अगर उसने अभी जन्ने को अपने लपेटे में नहीं लिया तो चीफ उसको ये दर्द बार बार देगा। उसको जन्ने को अपने लपेटे में लेना होगा, वरना जन्ने उस पर शक करेगा और कहीं जन्ने को रिद्धिमा के फेस से सब पता न चल जाए। रिद्धिमा ने सोचते हुए जन्ने को और कस के पकड़ लिया और बोली, नहीं अगर मैं तुमसे दूर हुई तो अपने दिल की बात नहीं बोल पाऊंगी। जन्ने चिढ़ते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो, दूर हटो, छोड़ो मुझे। रिद्धिमा अपना सिर ना में हिला के बोली, नहीं आज मैं बोल के ही रहूं। जन्या फिर कुछ बोलने जा रहा था कि रिद्धिमा बोली, जन्या आई लव यू। बेचारे जन्ने के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। रिद्धिमा आगे बोली, बहुत टाइम से कहना चाहती हूं पर हिम्मत नहीं जुटा पाई, पर आज दिशा को देख के बहुत हिम्मत मिली तो मैंने भी सोच लिया मैं भी तुमको अपने दिल की बात बता दूं। जन्ने तो पूरा शौक में जा चुका था। रिद्धिमा फिर जन्ने से थोड़ा दूर हुई और बोली, पता है तुमको विश्वास नहीं होगा क्योंकि ये बहुत जल्दी और अचानक से है, पर जब से निहारिका आंटी से तुम्हारे बारे में जाना तुम्हारे लिए अलग सी फीलिंग आने लगी और धीरे धीरे एहसास हुआ ये फीलिंग प्यार है। जन्ने की आंखें फट गई। वो रिद्धिमा को अपने से दूर पटक देना चाहता था, लेकिन रिद्धिमा ने जन्ने को कुछ सोचने समझने का मौका दिए बिना बोली, तुमको तो पता है मुझे सीधी बात बोलना पसंद है, इसीलिए जो दिल में था वो बोल दिया। हमारी तो शादी भी हुई है और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। तुम मेरे पति हो, तुमसे प्यार करना मेरा हक है। बोलते हुए सीधा रिद्धिमा जन्ने को लिप्स पर किस करने लगी। जन्ने जो शौक में था वो पत्थर जैसे जम गया था। उसकी लाइफ की पहली किस पत्थर जैसे होकर हो रही थी। बेचारा अनलकी जन्या कुछ सोच समझ ही नहीं पा रहा था। वो तो रिद्धिमा के बारे में जानने आया था, आखिर गड़बड़ कहाँ है, पर यहाँ उसके साथ ही कांड हो गया। एपिसोड 96 आई नीड योर हेल्प। रिद्धिमा जन्ने को किस कर रही थी और जन्ने शौक में था। रिद्धिमा जन्ने को किस करते हुए उसके कान के पास आई और धीरे से बोली, आई नीड योर हेल्प। पर जन्ने को बस अपने कान में हवा जाती महसूस हुई। उसके शरीर में करंट सा दौड़ा और उसने झटके से रिद्धिमा को अपने आप से दूर धक्का दे दिया। रिद्धिमा सीधा टेबल से जाके टकराई और टेबल का सारा सामान नीचे गिर गया। रिद्धिमा के मुंह से दर्द से एक चीख निकल गई थी और वो हैरानी से जन्ने को देखने लगी।
जन्ने गुस्से में रिद्धिमा के पास आया और उसका मुंह पकड़ते हुए बोला, मुझसे ये सो कॉल्ड वुमेन कार्ड मत खेलना। तुम जो ये सब कर रही हो ना, मैं सब समझ रहा हूँ। मेरी नज़रें तुम्हारे ऊपर ही हैं। बस जरा सी भनक लग जाए तुम क्या कांड करने के लिए इस घर में आई हो, बस वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं लड़का कुछ नहीं देखता, धोखा देने वाले को बराबर सजा देता हूँ। तो या तो तुम खुद मुझे बता दो क्यों आई हो तुम यहाँ, वरना मैं तो पता कर ही लूँगा। रिद्धिमा के हाथ में फिर एक तेज दर्द हुआ, लेकिन ना वो चिल्ला सकती थी ना जन्ने से अभी मदद मांग सकती थी। इसलिए रोते हुए बोली, जन्नी आई रियली लव यू, तुम एक बार मेरे ऊपर विश्वास तो करो, हमारी शादी हुई है, तुम ऐसे मेरे प्यार को नकार नहीं सकते। जन्ने ने और कस के रिद्धिमा का मुंह पकड़ लिया और बोला, ना मैं उस शादी को मानता हूँ ना तुमको कुछ मानता हूँ, और विश्वास, तुम विश्वास करने लायक हो ही नहीं। गुस्सा तो मुझे उस डॉक्टर सिंह पर आ रहा है जिसने तुमको भेजा। एक बार वो मिल जाए, उसकी हड्डियां तोड़ते चील कौवा को खिला दूंगा। बुढ़ा खुद भाग गया और तुम्हारे जैसी पागल धोखेबाज को छोड़ गया। रिद्धिमा ने अपनी आंखें भींच ली थीं। जन्ने ने रिद्धिमा को गुस्से में धक्का देकर छोड़ा और चला गया। रिद्धिमा वहीं बैठ के अपना हाथ देखते हुए रोने लगी। उसके हाथ में चीफ ने एक छोटी सी चिप इंजेक्ट की थी, जिसका कंट्रोल चीफ के हाथ में था और चीफ रिद्धिमा के आसपास की सारी बातें सुन सकता था। चीफ उस चिप को रिमोट से कंट्रोल कर सकता था और वहीं रिद्धिमा को दर्द दे रहा था। रिद्धिमा ने ऐसा नाटक इसलिए किया था ताकि वो जन्ने के करीब जाके धीमे से उसको सच बता सके, उससे मदद मांग सके। ऐसे तो जन्ने उसको अपने पास तक नहीं आने देता, और रिद्धिमा ने और कुछ करने की कोशिश की तो चीफ को पता चल जाएगा। रिद्धिमा बैठी रोते हुए अपने मन में बोली, डैड प्लीज़ आ जाओ, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरे साइड चीफ बैठा मुस्कुरा रहा था। उसको रिद्धिमा को दर्द देने में बहुत मज़ा आ रहा था। अब उसका एक सिपाही अदीप के घर के अंदर घुस चुका था, जिसको जन्ने की कोई भी सिक्योरिटी पकड़ नहीं सकती थी। अदीप अदा को लेकर रूम में आया तो अदा ने फिर उसके फेस पर अपने फेस से क्रीम लगा दी थी। बेचारे ने जो क्रीम साफ़ की थी वो फिर अदा ने लगा दी। हालांकि ये अदा ने जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन अदीप ने उसको गोद में लिया था और वो कभी अपना सिर अदीप के शोल्डर पर रख रही थी तो कभी सिर उठा के अदीप से सवाल कर रही थी, जिससे अपने आप क्रीम अदीप के नेक और फेस पर लग गई थी। रूम में आके अदीप ने चीड़ के अदा को नीचे उतारा और बोला, तुम ना अब मुझे बहुत परेशान करने लगी हो। अदा ने मासूम सा फेस बना लिया और मासूमियत से बोली, बॉस अब मैंने क्या किया। अदीप अदा की क्यूटनेस से फिर पिघल गया और उसको देखने लगा। अदा सफ़ेद क्रीमी पांडा लग रही थी। अदीप अदा के पास आया और उसकी नाक पकड़ के खींचते हुए बोला, तुम एक बार बड़ी हो जाओ फिर अच्छे से बताऊंगा तुमने क्या किया। अदा फिर मासूमियत से पैर उचका के अदीप की हाइट तक पहुंचने की कोशिश करते हुए बोली, पर बॉस मैं आपके जैसे बड़ी कब होंगी। अदीप मुस्कुरा दिया और बोला, जब तुम मुझे परेशान करना बंद कर दोगी। अदा सोच में पड़ गई, वो कैसे अदीप को परेशान करती है। उसको समझ नहीं आया तो उसने सीधा उससे पूछ लिया, बॉस आप मुझे बता दो कि मैं क्या ना करूं जिससे आप परेशान ना हो, फिर मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूंगी। अदीप मुस्कुरा के बोला, ओके तो तुम मेरी सारी बातें बिना किसी कोर्स क्वेश्चन के मानो, जैसा मैं बोलूं वैसा चुपचाप करो, और दवा पीते टाइम बिल्कुल भी नखरे ना करो, और मुझे छेड़ो मत। अदा सोचने लगी, उसको सब समझ आए लेकिन छेड़ने वाली बात कुछ पल्ले नहीं पड़े, इसलिए वो अदीप से बोली, बॉस मैं आपको कैसे छेड़ती हूँ। अदीप तब तक कबर्ड के पास चला गया था अदा के लिए कपड़े निकालने। अदीप ऐसे ही बिना सोचे कपड़े निकालते हुए बोला, तुम बस मेरे बेहद करीब मत आया करो। अदा बेहद का मतलब समझी नहीं तो अदीप के पास आई और उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ घुमाया और उसके करीब जाते हुए बोली, बेहद कितना बॉस, मैं समझी नहीं, इतना। अदा अदीप ऊपर चढ़ी जा रही थी। अदा को इतने पास आते देख अदीप के दिल में फिर घंटियां बजने लगी, टन टन टन। अदीप कुछ नहीं बोला तो अदा और उसकी तरफ झुकते हुए बोली, इतना पास आ सकती हूँ। अदा अदीप के एकदम पास में खड़ी थी, बस बाहें फैला के चिपक के हक करने की देरी थी। अदा और अदीप की तरफ बढ़ी तो अदीप अचानक से हड़बड़ा गया और पीछे की तरफ गिरने लगा। अदा तो वैसे ही अदीप के ऊपर सवार थी, वो भी उसके साथ गिरने के कंपटीशन में निकल पड़ी और दोनों ज़मीन पर गिर पड़े। अदीप नीचे था और अदा उसके ऊपर, लेकिन गिरने से दोनों के फेस एक दूसरे के सामने आ गए थे। अदा तो अदा थी अपनी रट्टू तोता, जब तक एक बात का जवाब उसको नहीं मिल जाता था तब तक उस बात को छोड़ती नहीं थी।
अदा ने क्यूट सा मुंह बना लिया और बोली, बॉस गिरने की नहीं हो रही थी, जवाब देने की हो रही थी। बोलो ना, मैं कितना करीब आ सकती हूँ आपके जिससे आप परेशान ना हो। बोलते हुए अब अदा अपना फेस अदीप के फेस पर झुकाने लगी थी। अदीप की तो सांसें फिर डामाडोल हो गई थी। ये लड़की सच में कम अक्ल है यार, ये कैसे सामने वाले को मारने का नया तरीका निकला है। बेचारा अपना हीरो फिर अपने दिल को पकड़ने लगा ताकि उसका दिल उछाले मार के बाहर ना आ जाए। लेकिन अदा परेशान हो रही थी। अदीप कुछ बोल ही नहीं रहा था, पर अपनी हीरोइन को कोई कैसे समझाए, अपना हीरो कैसे बोले। अदा इतने करीब बोल बोल के इतना ज़्यादा करीब आ गई है कि बेचारा अपना हीरो सांस नहीं ले पा रहा है, बोलेगा क्या घंटा। अदा ने उदास होकर अदीप के सिर पर सिर रख लिया और मासूमियत से बोली, बॉस क्या हुआ आपको, बोलो ना, मैं कितना करीब आ सकती हूँ आपके जिससे आप परेशान ना हो। बोलते हुए अब अदा के होंठ अदीप की नोज से छू रहे थे। अदीप ने बेचैनी से अपनी आंखें भींच लीं। अदा ने अदीप को आंखें बंद किए देखा तो बोली, आप कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे समझेगा। अदीप ने एक लंबी आह भरी तो अदा को उम्मीद लगी कि अदीप अब कुछ बोलेगा, लेकिन अदीप तो मुंह से सांस लेने की कोशिश कर रहा था जो अदा ने उसके ऊपर चढ़ के रोक रखी थी। अब वो क्या ही अदा को बता पाता। समझाए, इतना करीब तो वो आ ही गई है कि अदीप के पूरे दिल पर उसका कब्जा है, और कितना करीब आएगी, क्या दिल निकाल के खुद वहां बैठ जाए। लेकिन अदीप कुछ देर और नहीं बोला तो अदा नीचे खिसक गई और अच्छे से अदीप के सीने पर सिर रख के बोली, बॉस अब मुझे नींद आ रही है, आप मुझे सोच के बता देना मैं आपके कितना पास आ सकती हूँ। अदा अदीप के फेस के ऊपर से हटी तो उसको भी कुछ शांति मिली। अदीप कुछ देर ऐसे ही जमीन पर लेटा रहा। अदा आराम से उसके ऊपर सो रही थी कि कुछ देर बाद अदीप अदा को लेकर उठा और वैसे ही बेड पर लेट गया। अब उसको अदा की नादानी पर हंसी आ रही थी। अदीप अदा को अपने ऊपर लेटाए, उसके बालों में हाथ डाले उसके बाल सहराते हुए बोला, तुम जितना चाहो मेरे करीब आ सकती हो, गलती तुम्हारी नहीं है, मेरे दिल की है, जो तुम्हारे पास आते ही अजीब सी हलचल मचाने लगता है। अदीप के फेस पर प्यारी सी स्माइल थी। वो देखते देखते अदा से इतना प्यार करने लगा, उसको एहसास ही नहीं हुआ। कहाँ उसने सोचा था कि वो अदा को ठीक करके भेज देगा, और आज जब भी उसके मन में ये ख्याल आता है कि कहीं अदा को सब याद आते ही वो उसको छोड़ के ना चली जाए, तो उसका दिल डरने लगता है। अदीप भी अदा के ख्यालों में खोए हुए कब सो गया, उसको पता ही नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी देर से उठे थे। ऊपर से आज किसी को कॉलेज नहीं जाना था, क्योंकि आज अदीप के साथ तनय और जन्या दोनों कंपनी जाने वाले थे। जन्या गुस्से में था तो रिद्धिमा दर्द में, तनय और अदा अपनी मस्ती में थे तो दिशा तनय को लेकर चिढ़ में। अदीप नॉर्मल था, लेकिन आज उसकी कुछ ज़रूरी मीटिंग लगी थी जो वो सिद्धार्थ के भरोसे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए जल्दी जल्दी सारी फाइल चेक कर रहा था। रिद्धिमा सभी के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी कि फिर उसके हाथ में दर्द हुआ। रिद्धिमा समझ गई चीफ उसे बुला रहा है। रिद्धिमा तुरंत अपनी जगह से नाश्ता छोड़ के उठी तो सभी उसको देखने लगे। रिद्धिमा ने अपनी नज़रें नीचे कर ली और बोली, तबीयत ठीक नहीं है तो मन नहीं है खाने का। बोल के रिद्धिमा जल्दी में अपने रूम में चली गई। जन्या गुस्से में उसे ही देख रहा था। रिद्धिमा ने उसको किस किया तो वो और चिढ़ में था। रिद्धिमा भाग के अपने रूम में आई और अपना बैग जो वो कल मॉल लेके गई थी उसको निकाल के उसमें कुछ ढूंढने लगी कि वो जो ढूंढ रही थी उसको मिल गया। रिद्धिमा वहीं बैग को साइड रख के बैठ गई और अपने हाथ में पकड़े फोन को देखने लगी। रिद्धिमा की आंखों में आंसू थे। ये फोन कल निकलते समय बख्तावर ने उसको दिया था और बोला था जब हाथ में बस एक बार दर्द हो तो फोन देखना, बाकी ये फोन अपने पास छुपा के रखना। रिद्धिमा ने अपने आंसू पोंछे और फोन ऑन करके देखा तो उसमें मैसेज था, आज अदा कॉलेज जा रही है। दूसरी तरफ से तुरंत चीफ का रिप्लाई आया, तो फिर अदा को कॉलेज लेकर आओ। आज तने कॉलेज नहीं जा रहा है, वो अदीप के साथ कंपनी जाने वाला है, तो अदा को कॉलेज लेकर जाना पॉसिबल नहीं है। रिद्धिमा ने फिर मैसेज किया, ठीक है अदा को अदीप के साथ कंपनी भेजो। चीफ का रिप्लाई आया, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रिद्धिमा ने फिर मैसेज किया, नहीं कर सकती तो 10 मिनट बाद टीवी में अपनी न्यूज़ देख लेना, सभी जगह तुम और तुम्हारे पापा ही ब्रेकिंग न्यूज़ में होंगे। चीफ। रिद्धिमा की आंखों से आंसू निकल गए। उसने ओके करती हूँ बोल के फिर फोन छुपा दिया। रिद्धिमा फिर अपने आप को नॉर्मल करके बाहर आई तो अदा दिशा के साथ केक खा रही थी। जन्या अपने फोन में कुछ कर रहा था और तनय अदीप के साथ बात कर रहा था। रिद्धिमा अदा के पास आई और मुस्कुरा के बोली, आज क्यूट अदा का बर्थडे है तो क्यूट अदा को गिफ्ट में क्या चाहिए। अदा खुश हो गई और बोली, वाओ गिफ्ट, हाँ चलो मैं तुमको कुछ दिखाती हूँ।
अदा उठी और रिद्धिमा का हाथ पकड़ लिया। रिद्धिमा अदा को लेकर दूसरे साइड जाने लगी। दिशा भी दोनों को देख के मुस्कुरा रही थी। रिद्धिमा दिशा के सामने अदा के कान नहीं भर सकती थी, इसलिए उसको साइड में लाई थी। रिद्धिमा ने वहां पहले से कुछ फूल तोड़ के रखे थे। रिद्धिमा ने वो फूल उठाए और अदा को देते हुए बोली, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। अदा फूल देख के खुश हो गई। रिद्धिमा फिर अदा के बाल ठीक करते हुए बोली, अदा अच्छा एक बात बताओ, आज तो तुम्हारे बॉस का भी बर्थडे है, तुम उनको कोई गिफ्ट नहीं दोगे? अदा ने बेचारों सा मुंह बना लिया और बोली, मुझे पता ही नहीं क्या गिफ्ट दूं। मैं बताती हूं ना। अगर तुमको अपने बॉस को गिफ्ट देना है तो उनके साथ कंपनी चले जाओ, फिर उनको हर 1 घंटे में ये 1 फूल देना, देखना वो कितने खुश हो जाएंगे। अदा भी खुश हो गई और बोली, वाओ बॉस सच में खुश हो जाएंगे, मैं अभी जाके उनको 1 फूल देती हूँ। रिद्धिमा जल्दी से अदा को रोकते हुए बोली, अभी नहीं, कंपनी जाने के बाद देना। अभी जाओ अपने बॉस को मनाओ कि वो तुमको कंपनी ले जाए। अदा ने अपना सिर हिलाया और उछलते हुए अधिप के पास आई और बोली, बॉस बॉस आज मैं भी आपके साथ कंपनी चलूं? अधिप ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, आज तुमको मेरे साथ चलने का भूत कहाँ से सवार हो गया? रिद्धिमा फिंगर क्रॉस करके खड़ी थी। उसको ये डर भी था कि कहीं अदा उसके बारे में ना बोल दे, लेकिन अदा अपने बॉस को गिफ्ट देना चाहती थी, इसलिए उसको मानने की कोशिश करते हुए बोली, बॉस प्लीज ना, मैं बिल्कुल शैतानी नहीं करूंगी, प्लीज। अधिप मना करता पर अदा की मासूमियत देख के तने बोला, गिलहरी तुम मेरे साथ चलो, ओके? अधिप ने तनय को घूर के देखते हुए कहा, आज हम बिजी रहेंगे, आज अदा को ले जाना सही नहीं है। तने बोला, यार अपनी कंपनी है, कोई खतरा नहीं है, बाकी बॉडीगार्ड और वो सिद्धार्थ भी तो है, और हम लोग बस 4-5 घंटे ही बिजी रहने वाले हैं, उतनी देर तो अदा सो लेगी। जन्या पीछे से आते हुए बोला, तनय सही बोल रहा है, आज बच्ची का बर्थडे है, पर इम्पॉर्टेंट काम की वजह से आज हम लोग कुछ भी स्पेशल नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम बच्ची का जो करने का मन है उसको वो करने देते हैं। जन्या और तन्हय दोनों के बोलने पर अधिप मान गया और चारों कंपनी के लिए निकल गए। रिद्धिमा को अदा के लिए डर सता रहा था, लेकिन वो अभी मजबूर थी। अदा के साथ अधिप, जन्या, तन्हय सब थे, पर वो अकेली थी। उसको ना चाह के भी अभी चीफ की बात माननी थी। वहीं दूसरी तरफ चीफ रिद्धिमा के जरिए सारी बातें सुन रहा था और अदा कंपनी आते सुन के बहुत खुश था। चीफ अपनी चेयर को गोल गोल घुमा के शैतानी मुस्कान के साथ बोला, आज तेरे बर्थडे वाले दिन तुझे ऐसी सौगात दूंगा कि तू जीवन भर बर्थडे नाम से नफरत करेगा। मेरी अदा के पास जाने का क्या अंजाम हो सकता है, तू अब देखेगा। क्या करने वाला है चीफ अदा के साथ? क्या सौगात होगी अधिप के लिए? कैसी बाहर आएगी रिद्धिमा चीफ के फैलाए जाल से बाहर? जानने के लिए पढ़ते रहिए। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी कि आपको क्या लगता है चीफ क्या कर सकता है? क्या फिर तनय पर आने वाली है बड़ी मुसीबत, या इस बार है जन्या की बारी?